नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जो है जीएस पेपर 2 से कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की जो है वो विवेचना करनी है। और 12 अंक का प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे कि आपकी जो परीक्षा में जो है वो 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है 8 अंक का, एक होता है 12 अंक का। तो 8 अंक का जो प्रश्न होता है उसको जो है वो 125 शब्दों में लिखना होता है, और जो 200 अंक का प्रश्न शब्द होता है 200 शब्दों का, वो जो है 12 अंक में लिखना होता है। और 10 क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखने होते हैं जो 12 अंक के होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो है वो 8 अंक के लिखने होते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न देखने से पहले एक छोटी सी सूचना यही है कि देखिए, ये जो हमारी सीरीज है ये प्रत्येक दिन चलती है, मतलब सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक ये चलती है। और इसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक पेपर से जो है वो प्रश्न करवाएं। प्रत्येक समय जो है प्रत्येक पेपर से करवाते हैं। मॉर्निंग में इसका समय रहता है 9 बजे, और इवनिंग में जो रहता है वो 4 बजे। टाइम टेबल छूट गया है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और 9 बजे और 4 बजे जो है ज़रूर चैनल को वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ न केवल आप एक प्रश्न करते हैं बल्कि साथ साथ आपको उत्तर कैसे लिखना है ये सिखाया जाता है। मतलब मॉडल आंसर तो हम दे ही देंगे, मॉडल आंसर तो आपको मिलता ही है, ये मॉडल आंसर ही है इसका। लेकिन ये निकल के आया कैसे, ये लिखा कैसे गया, आखिर अगर मैंने भी बनाया है तो ये कैसे बनाया है। तो ये हम चाहते हैं कि ये आप सीख जाइए। यदि आप वो सीख जाएंगे, क्योंकि आप जो सीखे रहेंगे वही आपके काम आएगा। और यहाँ रट करके तो चीज़ें होती नहीं कि हम दे दें आप रट करके जाइए और मुख्य परीक्षा पास कर लीजिएगा। यदि ऐसा होता तो हमारे सारे जो बच्चे मुख्य परीक्षा हमारे बैच में जो दे रहे हैं सब पास हो जाते। लेकिन हम ही जानते हैं कि उसमें पास तो कुछ ही होंगे, और वो कुछ वही पास होंगे जो निरंतर जो है वो मेंस पे जो काम करेंगे, निरंतर आंसर राइटिंग करेंगे। तो आइए, हर बार की तरह एक छोटी सी आप भूमिका दीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उल्लेखित भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। मतलब आप थोड़ा सा अनुच्छेद 324 के माध्यम से आप बता रहे हैं चुनाव आयोग के बारे में। और देखिए, पीटी में तो आप पढ़े ही होंगे कि चुनाव आयोग जो है वो किस आर्टिकल के तहत है। वही आप जो पीटी में पढ़ रहे हैं उसी का जो है आप मेंस में थोड़ा सा प्रयोग कर लें। और यही जो है वो स्मार्ट स्टडी होती है कि पीटी के फैक्ट्स का जो है मेंस में उपयोग करना। लेकिन ये उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप बार बार जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा के हाल में प्रेशर के बावजूद भी वो चीज़ें निकल करके आएंगी। जो देश के चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन निष्पक्षता पूर्वक करता है, मतलब कौन, तो वो चुनाव आयोग है। मतलब जो देश में जो भी चुनाव होते हैं वो, अब पंचायतों को छोड़ दिया जाए जो स्टेट के द्वारा कराया जाता है, लेकिन जो विधायिका और जो संसद के चुनाव होते हैं उनका संचालन करता है। इसी निष्पक्षता पूर्वक चुनाव संपन्न कराने के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, इसी तरीके से आपको जो है भूमिका में ही अपने मूल जो प्रश्न की डिमांड है उस पर उतर जाना, और यही काम जो है आपको मुख्य परीक्षा में भी करनी है। आदर्श आचार संहिता चुनाव से पहले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक जो है समूह है, जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा तक जो है वो लागू रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पैराग्राफ में आप जो है आदर्श आचार संहिता है क्या, आप उसकी जो है चर्चा कर रहे हैं कि ये जो है एक नियमों निर्देशों का एक समूह होता है, और ये कब से लागू होता है, तो जब इसकी घोषणा होती है और जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं तब तक ये लागू रहता है। तो आप इसके बारे में बताएं यहाँ। फिर आदर्श आचार संहिता का विकास, देखिए उद्भव के बारे में पूछा है आपके प्रश्न में, तो अब जो है थोड़ा सा विकास को स्पष्ट करें कि आदर्श आचार संहिता की जो शुरुआत है सर्वप्रथम 1960 में
केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। मतलब 1960 याद रखिएगा, केरल याद रखिएगा। केरल की जो विधानसभाएं हैं, केरल प्रशासन द्वारा तैयार की गई इस संहिता में चुनावी सभाओं, भाषणों और नारों आदि के बारे में राजनीतिक जो है वो निर्देश दिए गए थे। मतलब ये जो केरल में जो चुनाव हुआ था 1960 में, तो जो पार्टियां लड़ रही थी, जो उम्मीदवार लड़ रहे थे, तो उनके चुनावी सभाओं के बारे में, भाषणों के बारे में और उनके नारों आदि के बारे में एक निर्देश दिया गया था। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। 1962 के लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का जो है वो प्रारूप भेजा। अब देखिए 60 में क्या है कि केरल में इसका इन्होंने प्रयोग किया, तो इसका थोड़ा सा इनको अच्छा लगा, सही लगा, और फिर इन्होंने क्या किया, 62 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें सभी मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल थे वहाँ उन पार्टियों को भेजा गया, उन प्रत्याशियों को भेजा गया, और जिसके बाद देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। मतलब उसके बाद से जो है 62 के बाद से देश भर में जो भी चुनाव होते हैं, तो आप कहते नहीं, आप सुनते होंगे कि भाई अभी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो फिर वो कुछ अलग ही नियम हो जाते हैं और उस समय जो है चुनाव आयोग के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं और अपनी शक्तियों का संचालन इसी आदर्श आचार संहिता को आधार बनाते हुए वो करता है। तो ये शुरुआत कहाँ हुई? तो केरल विधानसभा में कब हुई? 1960 में। उसके बाद 1962 के संसदीय चुनावों से इसे शुरू किया गया और जो आज भी निरंतर ये चालू है, जारी है। मतलब आप इसकी चर्चा कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी जानते होंगे कि अभी जो समय है वो टेस्ट पेपर के माध्यम से टेस्ट सीरीज करने के लिए है, और अभी इसलिए आप करिए क्योंकि ये समय जो है आप मुख्य परीक्षा को बहुत बेहतर करिए। अगर आप मुख्य परीक्षा पीटी पास करने दे रहे हैं तब भी बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज, और अगर जो है आप अगली बार पीटी में आप जो है पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तब भी जो है अभी जो समय है वो मुख्य परीक्षा को ही है, क्योंकि पीटी में अगर आप 2.5 से 3 महीना भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। 2.5-3 महीना में भी पीटी निकाला जा सकता है। और पढ़ने का ये अप्रोच भी होना चाहिए कि पहले आप मेंस पढ़िए और मेंस के साथ साथ जो है आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए। तो संस्थान के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको जो है टेस्ट सीरीज का जो है वो बैच चलाया जाए मेंस के लिए, और इसके तहत जो है डेली जो है वो 2 प्रश्न दिए जाते हैं। शाम तक जो है वो आंसर लिख के दिखाना होता है। रात में 8 बजे तक आपकी कॉपी चेक कर दी जाती है और 10 बजे जो है इसका मॉडल आंसर दिया जाता है। मतलब सेम डे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। देखिए जब आप अपना उत्तर भेजेंगे तो इसी तरीके से पीडीएफ में भेजेंगे और संस्थान के द्वारा प्रॉपर वे में मार्किंग की जाएगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और उसके बाद फिर जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो फिर इसी तरीके से जो है वो मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए और इससे जुड़िए। फिर आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? अब देखिए उद्भव को तो आपने बता दिया, अब चुनाव आयोग की क्या भूमिका है इसको अब बताना है। तो सबसे पहला कि निर्माण एवं विकास में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने 1960 में आदर्श आचार संहिता की आदर्श आचार संहिता को तैयार किया। तब से चुनाव आयोग विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने तथा सुझावों के द्वारा आदर्श आचार संहिता को जो है अद्यतन एवं संशोधित करता आ रहा है। मतलब जो 1960 के केरल विधानसभा में जो प्रयास किया गया चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को लेकर के, वो आज भी अनवरत जारी है। और ऐसा नहीं कि जो 60 में नियम बन गए वही नियम आज चल रहे हैं। जैसे जैसे समय सापेक्ष जरूरत पड़ी वैसे वैसे चीज़ों को ये परिवर्तित भी किया गया इसमें, और ये अपने नए स्वरूप में और प्रभावी होकर के निकल के आ रहा है। तो आप इसकी चर्चा इस पॉइंट के माध्यम से करें कि निर्माण एवं विकास में। फिर चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता को लागू करने तथा राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों
और सरकारी अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब अगर आदर्श आचार संहिता का जो है वो पालन कराना है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो भारत निर्वाचन आयोग की है। और वो कैसे कराता है? तो जब आप देखते होंगे कि जब आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है तो आपको ये पता होगा कि जो अधिकार होते हैं वो अधिकार जो है वो विधायिका के हाथ से निकल करके किसके पास आ जाते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के पास। मतलब इस समय जो अधिकारियों को ट्रांसफ़र हुआ, उनकी पोस्टिंग हुई, ये सारी चीज़ें कौन करने लगता है? तो ये चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी संस्तुति पर चीज़ें होने लगती हैं। इसीलिए जब कहीं कोई निष्पक्ष चुनाव को लेकर के समस्या होती है, एक उम्मीदवार कहता है कि भाई हमको जो है अपने ज़िले के डीएम पे भरोसा नहीं है को फेयर इलेक्शन करा सके, और अगर निर्वाचन आयोग को ऐसा लगता है कि नहीं जो अमुक डीएम है उनकी संलिप्तता किसी विशेष पार्टी के विशेष प्रत्याशी के प्रति है तो वो बिल्कुल उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि वो, और ये आदर्श आचार संहिता के तहत ही चीज़ें की जाती हैं। फिर यद्यपि आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी चुनाव आयोग के पास उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें चेतावनी देना, फटकार लगाना एवं गंभीर मामलों में चुनाव रद्द करना भी शामिल है। मतलब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के पहले तो कोई विशेष नियम कानून नहीं था, और होता क्या था कि जो प्रभावी लोग होते थे तो वो जो है इसका धड़ल्ले से उल्लंघन करते थे। और वो तब ज़्यादा होता था कि जब सोशल मीडिया जो है उस तरीके से सोशल मीडिया का प्रचलन नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुखर हो करके जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर कोई भी प्रत्याशी है कुछ चीज़ें कर रहा है तो न केवल वो वायरल हो जा रहा है बल्कि उसको दंडित करने का भी जो है वो प्रयास कौन कर रहा है? भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। और वो चेतावनी देता है, कड़े शब्दों में फटकार लगाता है, और अगर चीज़ें बहुत गंभीर स्थिति की हो जाती हैं तो वो चुनाव रद्द करने का भी डिसीजन लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जागरूकता का प्रसार, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जागरूकता का प्रसार, यह देश भर में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं मीडिया अभियानों के माध्यम से राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं जनता के बीच आदर्श आचार संहिता के प्रति जो है वो जागरूकता भी पैदा करता है। मतलब कि कैसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए, कैसे अगर आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा, उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसकी चीज़ों को कैसे नियंत्रित की जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रयास करता है किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, सोशल मीडिया हुआ, इसका प्रयोग करके बड़ी बड़ी जो नामचीन हस्तियां होती हैं उनको ये अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर बिहार में चुनाव हो रहा है तो वहाँ के जो नेता है, चाहे कौन से हैं, अभी पंकज त्रिपाठी हुए, मनोज वाजपेयी हुए या मनोज तिवारी हुए, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। अगर क्रिकेट से देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर को कई बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर अमिताभ बच्चन जी ने इस काम का जो है वो निर्वहन किया है। तो ऐसे चीज़ों के माध्यम से ये जो है वोट का जो अपना एक मताधिकार है, मतलब लोकतंत्र में तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो इसको भी प्रसारित करने का प्रयास करता है। तो आप इसको भी बताएं। फिर निगरानी एवं शिकायत निवारण में चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निगरानी तंत्रों की स्थापना करता है, जैसे सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक और उड़न दस्ते का। आप सभी देखते होंगे कि इस समय जब चुनाव होता है आपके स्टेट में तो उस समय बहुत से बाहर के अधिकारी आते हैं। मतलब कोई गुजरात कैडर का है, कोई महाराष्ट्र कैडर का है, वो भी अगर यूपी में चुनाव हो रहा है विधानसभा का तो उसकी ड्यूटी लगती है, वो प्रतिनियुक्ति पे यहाँ आता है, मतलब चुनाव पे ही अपना आता है, काम करता है। और इन लोगों की भूमिका यही होती है कि ये जो है निष्पक्ष
निष्पक्षतापूर्वक जो है वो चुनाव संपन्न कराएं और आदर्श आचार संहिता की जो चीज़ें हैं उसको अक्षरशः जो है वो फॉलो कराएं। तो इसके लिए करते क्या है कि ये जो भी व्यय है, भाई आप सभी जानते होंगे जो विधानसभा है, सभा और प्लस संसद, इसके लिए व्यय निर्धारित है कि आप इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। और यही आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग बताइए कि लोकसभा में एक जो एमपी होता है उसको चुनाव लड़ने के लिए वो मैक्सिमम कितना पैसा खर्चा कर सकता है, और इसी तरीके से विधानसभा में एक विधायक के लिए। और इसमें दो कैटेगरी है, एक तो सामान्य स्टेट का और एक यूनियन टेरिटरी का, आपको दोनों पे डिफाइन करके बताना है। और ये आपके पीटी का बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर उड़न दस्ते भी रहते हैं कि ये कहीं भी कोई विधायक है वो चुनाव मतलब वो प्रत्याशी हैं विधायक के, वो प्रचार करने जा रहे हैं तो उनका औचक उनकी चीज़ों की जांच कर ली जाती है कि कहीं कोई अवैध चीज़ों का तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि चुनाव को जीतने के लिए, कि अवैध चीज़ों में भाई रुपया हो सकता है या कुछ प्रलोभन जो बांटने की वस्तुएं होती हैं वो सारी चीज़ों का, तो वो भी चेक होता रहता है। और आप देखते होंगे कि इस समय क्या है कि खूब जो है नकदी और फिर वाइन जो शराब होता है ये सब खूब बड़ी मात्रा में पकड़ी भी जाती हैं। तो ये किसके द्वारा करी जाती है? इन्हीं के द्वारा। ये जो पर्यवेक्षक होते हैं ये जो है इसकी निगरानी करते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं। इस तरह शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय निरीक्षण कक्ष की भी जो है वो स्थापना की जाती है, जहां शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी संचालन कर रहा है। मतलब कि अगर आपको फिर भी कोई लग रहा है कि आपको कि हमारे बूथ पर जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, तो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है और ऑनलाइन पोर्टल पे भी जा कर के आप अपने बूथ की स्थिति को बताइए और उसको भी जो है वो अपने संज्ञान में लेता है आदर्श आचार संहिता के माध्यम से। कौन? निर्वाचन आयोग। उन्नत तकनीक का प्रयोग। चुनावी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया, सी विजिल मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया का भी जो है वो उपयोग कर रहा है। तो आप इसका भी जो है वो आप उदाहरण दे सकते हैं कि तकनीकी के प्रयोग में भी। फिर इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के विकास, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको यही बताएं किस तरीके से आदर्श आचार संहिता का विकास हुआ और कैसे इसमें जो है निरंतरता के साथ जो परिवर्तन की चीज़ें हैं वो आज भी जो 1960 में केरल से शुरू हुआ और 2025 तक की यात्रा किया है, तो इसकी चीज़ें हैं वो निरंतर जो है अपने आप को और समृद्ध ही बनाता जा रहा है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल हम जो है आपको एक प्रश्न का जो है वो मॉडल उत्तर दिए हैं, बल्कि हमारा ये प्रयास है कि आपको उत्तर लिखना कैसे है ये भी कुछ हद तक आपको सिखा पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस थोड़ा सा ये कुछ हमारे ऐप हैं इनसे भी आप जुड़िए। देखिए ये तो पहला तो है कि हमारा समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, आप लोग इसे फॉलो करिए क्योंकि बहुत सी जानकारी जो है हम यहाँ निःशुल्क देते रहते हैं। हमारी टीम के द्वारा करंट अफेयर्स को लेकर के कोई भी परीक्षा की जानकारी रहती है वो दी जाती है और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी आपको यहाँ मिलता रहता है। तो आप लोग इससे तो ज़रूर जुड़े। साथ ही साथ ये हमारा YouTube का चैनल है, आप लोगों ने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही के सहयोग से जो है वो आगे बढ़ना है। और अगर आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।